हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आई विल पर। और हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और 2017 में भी हमने पार्ट ए अपना सॉल्व कर लिया था। पार्ट बी हमें अपना सॉल्व करना था। तो पार्ट बी में हमारा 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक का रह गया था, तो वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। और चूँकि कल होली भी है, आज होली का दहन हुआ है और कल होली है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और बढ़िया जश्न मनाइए। त्यौहार है, त्योहारों को मनाना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करने चाहिए। लोगों के बीच में, परिवार के बीच में प्यार बना रहे, इसलिए आपको सेलिब्रेशन बनता है, बिल्कुल करना चाहिए, मनाना चाहिए। चलिए, तो आज से हम आज बात करेंगे हम 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन की, और 2017 का पेपर आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 51 नंबर के क्वेश्चन से। ये हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पूछा है इसमें। ठीक है, तो प्रवृत्त किया गया, संवैधानिक निरंकुशता कहाँ से ली गई है। तो अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1909 और 1919 मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताए हैं। इसके पहले पार्ट में भी आप कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख सकते हैं, और इसके पहले 2018 और 19 में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। इन्हीं 1909 और 1919, 1935 इन्हीं 3 से ज़्यादातर मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ दे रखा है, तो आपको वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या था। तो अगर आपको इन दोनों के बारे में पता होगा तो आप इन दोनों को यूँ ही काट देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। तो आपको पता है कि ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें हमारे यहाँ पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं, तो उसी से एक ये चीज़ ली गई है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें 1909 में अलग क्या था, तो हम यहाँ पे 1-2 बातें ही पिन पॉइंट करेंगे, क्योंकि इसका हमने पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 1909 का जो आपको याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पृथक निर्वाचन मंडल। मुस्लिमों के लिए क्या लाया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। देखिए, सीधा सा फंडा है। अंग्रेज क्या चाहते थे, सेपरेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि इनका देश अगर कभी, बहुत फ्यूचरिस्टिक थे अंग्रेज, इतने आगे कैसे रहे, दुनिया पर राज कैसे किया उनने, इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे कि वो पहले ही अपना अगले 50-100 वर्षों की रूपरेखा बनाकर चलते थे कि हम यहाँ पे ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, वैसा ही फंडा ये था एमपी के लिए उनका, मतलब एमपी के लिए नहीं, भारत के लिए यही फंडा था उनका कि भारत को किस प्रकार से बांटे रखा जाए। मतलब भारत में हमेशा ऐसी कौन सी चीज़ रखी जाए जिसके कारण से ये लोग उलझे रहें और ये लोग आराम से शासन करते रहें। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम, इन्होंने देखा कि सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के बना लिए, अलग से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये विवाद इनने अपने मन से खड़ा कर दिया, और इसको किस नाम से जाना जाता है, मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्लियामेंटो अधिनियम। ठीक है, 1909 हो गया। 1919 का जो इसमें प्रांतों में दायर की लाए गए थे, प्रांतों में द्वैध शासन, ये इसका भी डिटेल में आपको दे चुका था, द्वैध शासन क्या होता है ये भी बता चुका था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लाए थे, वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाए थे इसी में 1919 में। 1935 की बात की जाए तो यहाँ केंद्र में द्वैध शासन आया था। कहाँ पे, केंद्र में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब है कि जगह एक है आपके पास, उसमें 2 लोग शासन कर रहे हैं। अब 2 लोग शासन में कैसे शासन कर रहे हैं कि आप मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1765 में क्या हुआ, 1765 में आपको पता होगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पे कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने कौन था, वो बंगाल का नवाब था। मतलब एक ही जगह पे कौन कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और बंगाल का नवाब भी है। अब बंगाल के नवाब के काम से सारे चिट्ठे फाड़े जा रहे थे, और फ़ायदा किसको हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही बात यहाँ पे है, यहाँ केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, अब द्वैध शासन की अगर थोड़ी सी डिटेल जो रह गई थी वहाँ पे, वो मैं यहाँ बताऊँगा, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, और जो बता चुका हूँ वो तो पहले बता ही चुका हूँ। तो द्वैध शासन, जो फर्स्ट टाइम द्वैध शासन की बात की गई थी, डायर की वो की थी किसने, लियोनस कार्टेस ने की थी। इसका नाम था व्यक्ति का, लियोनस कार्टेस। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपके में 2 सवाल हैं, 2 जो नया अपना सिलेबस है उसमें 1909, 1935 इन 3 अधिनियम को आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो लियोनस कार्टेस के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम द्वैध शासन का इस्तेमाल किसने किया, तो लियोनस कार्टेस ने किया। इसकी एक बुक थी, उसका नाम था डायर की। ठीक है, तो इस बुक में किया इनने, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसके टाइम पे हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, इतना भी याद रख सकते हैं। अब हमें देखना है 52 नंबर का हमारा सवाल। तो 52 नंबर का सवाल है हमारे पास कि WWW का आविष्कारक कौन है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके आविष्कारक कौन थे, ये भी सवाल पहले आ चुका है। तो अगर आप लोग यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि जो सवाल अभी इसी
2017 के पेपर में, 2018 में और 2019 में भी इससे मिलते जुलते रहे, 2020 में भी कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते रहे, तो 2021 का पेपर जो कि 19 जून को निर्धारित किया है 2022 में होना, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप इसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो आशा करते हैं कि आपसे कोई चीज़ गलत नहीं होगी वहाँ पे और आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल आपको वो नहीं कर रहे हैं कि ये एक विकल्प बता रहे हैं और उसी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप कोई बुक पढ़ के आप सोचते हो कि आप कोई बुक पढ़ोगे, उस बुक में आप क्या करोगे कि एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर पढ़ लोगे, उसको टिक लगा के और वहाँ जाके पेपर में भी सही कर दोगे, तो आप गलत फहमी में हो थोड़ा सा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन है, अगली बार हो सकता है उस 4 ऑप्शन में से बाकी 3 ऑप्शन में से कोई सवाल बना दिया जाए और पूछ लिया जाए। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है तो आप मत देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ से मिल रहा है, आपको सारा आंसर यहाँ पे मिल सकता है, तो फिर आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सारा। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसके टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं, ये याद रखना है आपको। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि www किस पे काम करता है, तो हाइपरटेक्स्ट डाटाबेस पे काम करता है। ठीक है, बिल गेट्स किसके रिलेटेड हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं, ये आपको पता ही होगा। जो टिमोथी वेल थे तो इस किससे रिलेटेड थे, जो टिमोथी वेल रहे हैं, जो टिमोथी वेल थे www से जुड़े थे, मतलब एज अ सदस्य जुड़ते हैं ना, जैसे लोग जो ऐसे कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो उसमें एज अ मेंबर जुड़ते हैं, यहाँ पे भी www से जुड़े हुए थे। रे टॉमलिंसन, इनको आप जानते होंगे कि ईमेल, ठीक है, ईमेल के जनक के रूप में रे टॉमलिंसन को आप जानते ही होंगे। तो इन सब में से टिम बर्नर्स-ली को हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, बिल गेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे। अगला है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि अब आपने बॉल फेंकी, आपको तो ये तो नॉर्मल पता है कि गेंद थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्यों रुक जाती है ये पता होना जरूरी है। तो बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, क्या भाई इतना तेज, कितना भी तेज हिट करे वो एक टाइम के बाद रुक ही जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, बेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती। अगर बेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है तो गेंद को नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे हो। बल भी लगाया गेंद पर, ठीक है, और बेग है, तो यहाँ पे समानुपाती नहीं होना चाहिए, फिर ये भी गलत हो गया। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत, अब गेंद इस साइड जा रही है मान लो लुढ़क कर, और वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में इस साइड काम कर रही है, तभी तो वो रुक पाएगी। कोई बल इस साइड से लगा रहा है, इस साइड से बल लग रहा है, 2 बल, वो बीच में स्टेबल हो गई, वो बोल रही है अब ना तो यहाँ जा सकते हैं ना यहाँ जा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे रुक गई। लेकिन इतना तेज बल नहीं था तो वो कुछ समय तक लुढ़कती है, उसके बाद रुकती है। अगर बल ज़्यादा तेज होता तो वो तुरंत रुक जाते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, और उस बल को क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया। तो ये MPPS ब्लंडर करते हैं काफ़ी बार, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं कि आयोग में इतने पर्याप्त बुद्धिजीवी लोग होते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों की बुद्धिमत्ता कहाँ पे चढ़ने जाती है तो उन्हीं को पता होगा। तो जंतर महल है ही नहीं, जब है ही नहीं तो पूछा क्यों गया, ये थोड़ा सा समझ से परे है। ठीक है, तो इसको आयोग ने कैंसिल कर दिया था इस सवाल को, तो हमें अभी क्या करना है, हमें भी कैंसिल कर देना है, हम क्यों सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है। मांडू में जंतर महल तो मिलता नहीं है, तो सबको पता है। मांडू पड़ता कहाँ है, अगर मांडू की जानकारी थोड़ी बहुत चाहिए तो मांडू अपना धार में पड़ता है। ठीक है, मांडू से रिलेटेड सवाल भी हम हल कर चुके हैं, मांडू में कौन कौन से महल है ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब बात की जाए किसकी, तो मांडू का और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। धार में है, इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो पुराना नाम इसका क्या था, शादियाबाद। तो मांडू का पुराना नाम मिलता है वो शादियाबाद मिलता है। शादियाबाद को बोलते हैं खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी सिटी ऑफ जॉय या शादियाबाद पूछा जाता है तो आप आराम से मांडू लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बात की जाए मांडू में जो महल हैं वो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, दाई का महल हो गया, सरफी महल हो गया, बाज बहादुर का महल हो गया, रानी रूपमती का महल हो गया। तो ये सब महल हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, जो हमारे बाज बहादुर थे, तो बाज बहादुर हो गया। इसके बाद हमें जो याद रखना है कि यहाँ पे खिलजी में रिलेटेड कौन ज़्यादा रहा, तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ये यहाँ पर रिलेटेड रहे, गयासुद्दीन रिलेटेड रहे हैं, नासिरुद्दीन रहे और मोहम्मद शाह रहे, इतने लोग यहाँ पे रिलेटेड रहे हैं। बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के सुल्तान थे। ठीक है, बहादुर शाह और हुमायूं का साथ में वर्णन मिलता है कहीं कहीं, तो इसको तो हटा दिया था, तो इसको हम लोग भी हटा देते हैं। अगला जो हमारा मिलता है वो मिलता है, अगर यहाँ पे जैसे इनने पूछ लिया आपसे जंतर महल, अगर आपसे जंतर मंतर पूछा जाए, आपको पता होगा कि जंतर मंतर नाम की वेधशाला टाइप के 5 जगह बने हुए हैं, तो जंतर मंतर भी याद रखना, हो सकता है आपसे अगली बार जंतर मंतर पूछा जाए। वो MP से बाहर का है, क्योंकि जंतर मंतर काफ़ी जगह पे हैं। तो जंतर मंतर जहाँ पे है उसका नाम है न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के अलावा जयपुर है। MP में कहाँ पे है,
उज्जैन में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जंतर मंतर एमपी में कहाँ पर है, तो आपको आराम से बता देना है। मथुरा में है, MATHURA, मथुरा और वाराणसी। तो ठीक है, जंतर मंतर इन 5 जगहों पे है। अगला है हमारा सवाल, वो उसमें हमसे पूछा गया है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। अब आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। तो आइन उल मुल्क मुल्तानी, इनका आपको टाइम पीरियड याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये नेसेसरी नहीं है आपको टाइम पीरियड याद हो, बस ये याद होना बनता है कि किसके टाइम पे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसके सेनापति के रूप में थे आइन उल मुल्क मुल्तानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बाद में कहाँ का, आइन उल मुल्तानी को मालवा का सूबेदार नहीं बनाते थे, पहले प्रांतपति बना दिया था, प्रांतपति या सूबेदार बोलते हैं, तो वो बना दिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का इतना याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक को आपका टाइम पीरियड पता ही होगा, 1211 से 1236 तक रहे थे। इनके बाद रजिया तो सुल्तान आ गई थी। इनने क्या क्या किया था, इनने सबसे पहले चंगेज के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। अब कैसे बचाया मोहम्मद बिन तुगलक, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलती है इनकी भी। तो इनने क्या किया था कि चंगेज, इनके पास कोई शरण मांगने आया, वो शरण मांगने किससे बच के आ रहा था, चंगेज खान से। अब चंगेज खान से बच के वो आ रहा है, वो शरण मांगने इनके यहाँ आया। अब ये शरण देते थे, तो चंगेज खान मंगोल था, वो इन पे आक्रमण कर देता था। पहले मंगोल ऐसे ही होते थे, फौज की फौज बना के चलते थे, जो बीच में आए उसको निपटा दो, टिड्डी दल जैसे थे वो लोग, तो ऐसे ही करते थे। तो इनने कहा कि भैया खुदा ना खास्ता फालतू के बीच के लफड़े में नहीं पड़ना है इन्हें, और ये वहाँ से निकल लिया का मतलब इनने उसकी मदद नहीं की, उसको शरण नहीं दी, तो ये अपने आक्रमण से बचा पाए। इनने सिल्वर कॉइन चलाया था मोहम्मद तुगलक ने, तो उसको बोलते थे टंका, जो सिल्वर का था। ठीक है, और तांबे का जो चलाया था उसका नाम था जीतल, तो ये याद रखना। कॉपर का जो चलाया था वो था जीतल, और सिल्वर का जो चलाया था वो था टंका, टका बोलते, टंका बोलते। और इनने कौन सा चलाया था, एकता व्यवस्था चलाई थी। एकता व्यवस्था के अलावा इनका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो क्या चलाया था इनने, तुर्कानी चहलगानी का गठन किया था इनने, तुर्कान चहलगानी। तो जो भी एक ठीक ठाक उम्र पे अभी बच्चे होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे, तुर्कानी चहलगानी कौन था। वो 40 चोर वाली कहानी चलती है ना, वो यहीं से उठाई गई है तुर्कानी चहलगानी। ये 40 सरदारों, इनके जो समय के जो सरदार थे यहाँ पे रहते थे इनके शासन में, वो 40 लोगों का इनने संगठन बनाया था। ठीक है, उसको तुर्कानी चहलगानी बोलते थे। बाद में इसको ख़त्म कर दिया था बलबन ने। तो तुर्कानी चहलगानी इनने बनाया था, वो नहीं था कि कुल्ला सिम सिम चलता रहता था, वही वाला 40 चोर वाला, तो वही बनाया था इनने। अब फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक को नॉर्मली नहर उद्धारक के रूप में जाना जाता है, नहरों का बहुत इनने उद्धार करवाया। ठीक है, इस काम में बहुत मशहूर थे। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए, इनकी भी बात नहीं की, तो इनको आप दाग और चेहरा, इनने दाग और चेहरा वाली ये प्रथाएं चालू की थी कि दाग रखना पड़ेगा, चेहरा। और इनने क्या चलाया था, मुफ्त खराज चलाया था रेवेन्यू के लिए, मुफ्त खराज काय के लिए चलाया था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मुफ्त खराज इनका डिपार्टमेंट था। और इनने बनाया था दीवान ए रियासत, क्या बनाया था, दीवान ए रियासत। ठीक है, इतना याद रखना। और अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाने जाते हैं, मेनली जाने जाते हैं बाज़ार नियंत्रण के लिए, तो ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी में अगर कोई है तो इनका बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था है। और इसके लिए इनने एक बंदे का वो किया था, तो उसका बोलते थे सेना ए मंडे। ठीक है, तो इतना याद रखना किसके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिरोज तुगलक को आप जानते हैं कि नहरों के लिए इनको मेनली जाना जाता है, और इनने 4 कर लगाए थे, आप हमेशा से सुनते आए होंगे, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज। तो वो इन्हीं के टाइम पे जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। तो ठीक है, तो जजिया लगाया जाता था नॉन मुस्लिमों पे, मतलब जो कि मुस्लिम नहीं होते थे उन पे लगाया जाता था। ज़कात जो होता था तो वो लगाया जाता था, 2% लगता था इनके टाइम पे प्रॉपर्टी का, काय का, प्रॉपर्टी का। खम्स होता था युद्ध में लूट का माल, तो खम्स होता था इनके टाइम 1/5। ठीक है, खम्स युद्ध में लूट का जो माल होता था उसको 1/5, मतलब एक राजा रखेगा, 5 हिस्सा जो लूटा है उन लोगों में बांट दिया जाएगा। खराज जो होता था वो लैंड टैक्स था, क्या था, लैंड टैक्स। तो ये 4 बातें याद रखनी है अपन को, क्या क्या था। जजिया गैर मुस्लिमों से, ठीक है, गैर मुस्लिम के अलावा, मतलब मुस्लिमों के अलावा जो भी बचते हैं उन सबसे लिया जाता था। इरीगेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा चलाया था, हासिल है सब करके एक इन्हें डिपार्टमेंट भी बनाया था अपना। ठीक है, अब बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को अलाउद्दीन इल्तुतमिश, तो क्या मिस कर दिया हमने, कुछ मिस कर दिया। हाँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक का डिस्क्रिप्शन दिया था वो एक्चुअली में इल्तुतमिश का डिस्क्रिप्शन है। तो इल्तुतमिश ने ये सारे काम किए थे, क्योंकि इल्तुतमिश ही किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद था। तो इल्तुतमिश ने ये सारे काम किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को तो जनता ही त्रस्त हो गई थी, वो खुद अपने आप में उसकी ज़िंदगी त्रस्त थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए तो हमें अलग से पेज ही ओपन करना पड़ जाएगा। ये सब जो डिस्क्रिप्शन है इल्तुतमिश को लेकर है, एक मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केवल और केवल किसकी, तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, तो इसने इसके 4 इंपॉर्टेंट काम मिलते हैं जो कि आपको मेनली इनके काम है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है कि टैक्सेशन इन दोआब,
मतलब क्या होता है, दो आप में कर वृद्धि कर दी। दो आप क्या एरिया होता है, तो दो आप वो एरिया होता है जो दो नदियों के बीच का उपजाऊ एरिया होता है। मतलब यहाँ की भी जो बाढ़ की मिट्टी यहाँ पे रह जाती है, यहाँ की भी बाढ़ की मिट्टी, तो यहाँ पे जो फसल की पैदावार होती है वो बहुत अच्छी होती है। कपास वपास गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है। तो गंगा यमुना का दो आब है, उसके बीच में जैसे हरियाणा है, यूपी है, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो दो आब में कर वृद्धि कर दी थी इसने, ठीक है। और उसी साल पड़ गया था सूखा, तो इसकी ये योजना विफल हो गई थी। दूसरा इसने किया था क्या, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इसने अपनी कैपिटल बदल ली थी, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो इसने अपनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कहाँ कर ली थी, दिल्ली से देवगिरी कर ली थी, दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी या इसी को बोलते हैं दौलताबाद भी, तो दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी इसने कैपिटल, ठीक है। तीसरा, ये भी इसकी योजना विफल रही थी। तीसरा इसने क्या किया था कि टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन किया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी। तो इसने कौन सी, ब्रॉन्ज चला दिया था। अब ब्रॉन्ज चलाया इसने और बोला कि ब्रॉन्ज सब लोग क्या करें, सोना ले जाएं और ब्रॉन्ज इसकी। तो सब लोगों ने क्या किया कि भैया मोहरें बनाने लगे थे, घर में टकसाल खुल गई थी, सबके यहाँ पे फर्जी मुद्राएं बनने लगी थी, तो ये सब हो गया। फिर इसने क्या किया था, खुरासान और कराचिन का अभियान किया था। राजा लोग हैं, जीतने जाते थे, तो वहाँ पे इसने अपने सोर्सेस इतने सारे लगा रखे थे कि वहाँ पे सब कुछ विफल हो गया इसका। अंततः इसके बारे में कहा जाता है कि तुगलक को, मतलब इसको जनता से और जनता को इससे मुक्ति मिली। तो ये हालत हो गई थी, क्योंकि ये जो भी करता था बहुत सोच समझ के करता था और बेस्ट तरीके से करता था, लेकिन इसका रिजल्ट होता था वो इसको कभी पक्ष में नहीं मिला और बेचारे का टाइम ऐसे ही निकल गया। अगला जो हमारा सवाल है वो है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो जो पुराने क्वेश्चन आएंगे या फिर जो कि करंट ओरिएंटेड आएंगे उनको हम जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कोटे दे आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मर्केल। क्योंकि जो कोटे दे आइवरी का एंजेला मर्केल है वो जर्मनी की चांसलर मानी जाती हैं। कहाँ की, जर्मनी की, ये जर्मनी से रिलेटेड है, इसलिए ए वाला इसका आंसर, मतलब ये असत्य है लेकिन इसमें असत्य बताना था, तो ये वाला है। बाकी इसके उस टाइम के ये सारे मैच करते थे। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है। अब बताना है केवल एक राज्य में फैली है, तो इसको हम मैप में बताएंगे, बढ़िया से मैप बना के, ठीक है। तो अब केवल एक राज्य में फैली है, तो हम सबसे पहले तो इंडिया का मैप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। उतना अच्छा नहीं बनेगा अपना, लेकिन देखने लायक हो जाएगा अभी, ठीक है। ये मान लीजिए सपोज इंडिया है। अब हमसे पूछा गया है, अब हमें ऑप्शन देखने की कौन कौन से पूछा गया है। अरावली, सतपुड़ा, अजंतिया और सह्याद्री, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है, ये बताना है, ठीक है। तो अब हम इनकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पड़ती है। तो जो अरावली है आपको पता होगा, राजस्थान में यहाँ से चालू होती है, राजस्थान होते हुए ऐसा पार करती है, दिल्ली हरियाणा यहाँ तक जाती है, पहले हरियाणा फिर दिल्ली, तो ये अरावली है। तो 3 जगह हो गई, तो ये कौन सी हो गई, अरावली, ठीक है, ये अरावली हो गई। अब अरावली के बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था वो था सतपुड़ा। अब एमपी सतपुड़ा, आपको पता है कि सतपुड़ा यहाँ से चलती है ऐसी, सतपुड़ा पश्चिमी और पूर्वी सतपुड़ा 2 में विभक्त है, तो काफ़ी लंबी है। तो इस साइड सतपुड़ा में कौन सा पड़ता है, महाराष्ट्र भी पड़ता है नीचे, फिर एमपी पड़ता है, उस साइड छत्तीसगढ़ तक भी पहुँच जाती है नीचे, ठीक है। तो मेनली ए भी 2 से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पड़ गई अपनी सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बाद अपने पास 2 ऑप्शन और रह गए थे, वो रह गया था अजंता रह गया था ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन है अजंता और सह्याद्री, ठीक है। तो अजंता हमारी कहाँ है, तो अजंता है हमारी यहाँ पे ऐसी फैली हुई है, ये हमारी अजंता। और सह्याद्री आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इतना, ये सह्याद्री बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री। तो सह्याद्री में तो वेस्टर्न कोस्ट के काफ़ी सारे जो हैं स्टेट आ जाते हैं। तो अजंता जो है ये केवल महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, MH महाराष्ट्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अजंता होगा। अरावली का एक सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, तो उसमें आप बता सकते हैं गुरु शिखर, क्या बता सकते हैं, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। इसका आंसर है करेक्ट अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में, तो इतना आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, हम अपने पेपर पे आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया अजंता, ठीक है। अगली बात आती है, अगला सवाल है हमारा 58 नंबर का। उसमें हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। तो जो कार्यकाल होता था वो 2019 के संशोधन के पहले 5 वर्ष होता था, लेकिन जो संशोधन हुआ तो पहले 5 और 70 होता था। अब संशोधन के बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे, हमने बोला था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो जो पहले संशोधन नहीं किया गया था, आपको पता है मानवाधिकार आयोग जब से बना है तब से उसमें 2 बार भी संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ था, तो सबसे पहले बना कब था, तो हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, 2 बार आ चुका है, पहले भी 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, और इसमें 2 बार संशोधन हुआ था, 2006 में और 2019 में। 2019 के संशोधनों के मुताबिक जो एज 5 वर्ष थी पहले, उसको अब घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक रहेगा, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, 1 + 4 होते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। और प्लस एक कमेटी बनाई जाती है। वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा,
ए है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इतना आप याद रख सकते हैं। और ए किस पे काम करता है मानवाधिकार आयोग, तो आप एक चीज़ अगर आपसे कभी पूछी जाए तो पेरिस प्रिंसिपल्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल से याद रख सकते हैं। और बाकी डिटेल इसकी चाहिए तो हम पहले ही बता चुके हैं। अगला, इनमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, ठीक है। तो मजदूर आंदोलन को जो संगठित किया था वो किया था एन.एम. लोखंडे सन ने। एन.एम. लोखंडे थे, इनका पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। ये भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे, फर्स्ट ट्रेड यूनियन, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय, आप नाम सुनते ही आए, गरम दल के नेता माने जाते हैं। पंजाब केसरी बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, पंजाब केसरी, ठीक है, गरम दल के नेता माने जाते हैं। हिंदू महासभा में इन्वॉल्व रहे, हिंदू महासभा का गठन जब किया गया था तब ये उसमें शामिल थे, महासभा, हिंदू महासभा में शामिल थे, ठीक है। और इनको क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है। हिंदू रिलीफ मूवमेंट लाए थे 1897 में, हिंदू रिलीफ मूवमेंट लाए थे। और इनने क्या किया था, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इनने इसकी फाउंडेशन मतलब स्थापना की थी 1921 में। अब बीपी बालिया जैसे हैं, तो बीपी बालिया इनको आप याद रख सकते हैं किस नाम से, तो मद्रास लेबर यूनियन, आप इनको मद्रास लेबर यूनियन से जोड़कर याद रख सकते हैं, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, इससे जोड़ कर रख सकते हैं। एन.जी. रंगा से फार्मर लीडर थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो हुई थी लखनऊ में, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इससे जोड़ सकते हैं इनको। एन.जी. रंगा ने इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया किसान सभा। और इनके साथ कौन में थे, सहजानंद सरस्वती थे, इसकी मदद इनकी दोनों ने मिलकर की थी, सहजानंद सरस्वती, इन दोनों ने मिलकर ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। अगले बात आती है जो रूट किस खेल से संबंधित है, तो जो रूट सबको पता होगा क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, कहाँ के, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से जुलाई 2016 में मिले हैं जो हैं, तो जैकब जुमा नामीबिया के राष्ट्रपति। अब एक करंट का सवाल है, 2016 में नामीबिया के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बता सकते हैं, सॉरी इसके आंसर है नामीबिया नहीं, कतर के भी नहीं, मैक्सिको भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका के। जो इसका आंसर था वो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, ठीक है। साउथ अफ्रीका आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप में से एक अफ्रीका महाद्वीप है अपना। तो नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से मिले थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, नामीबिया के नहीं थे, ठीक है। नामीबिया की राजधानी पूछी जाए तो विंडहॉक बता सकते हैं, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, दक्षिण अफ्रीका की आपको पता ही होगा डरबन है, कतर की का क्या है, कतर की आप लोग कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए क्या है कतर की। और यहाँ पे इनकी लोकेशन देखी जाए तो अफ्रीका नीचे से कुछ इस साइड का है, सबसे नीचे जो पड़ता है वो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पड़ता है साउथ अफ्रीका, नामीबिया इसी के ऊपर पड़ता है, नामीबिया, ठीक है, इसी के ऊपर पड़ता है नामीबिया, साउथ अफ्रीका के ऊपर। और बात की जाए मैक्सिको की, तो मैक्सिको कहाँ पड़ता है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको पड़ता है, फिर साउथ अमेरिका पड़ता है, ठीक है। कतर की बात की जाए तो ये अरेबियन है, अरब कंट्री है जहाँ पे तेल बहुत निकलता है। अगर की जाए तो अगला सवाल है हमारे पास, वो है फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फुटबॉल पहले याद रखना है आपको कि मोहन बागान क्लब किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है, ठीक है। और कब की गई थी इसकी, 1889 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में, कोलकाता में की गई थी। और इंडिया का ओल्डेस्ट है, इंडिया का नेशनल क्लब कहा जाता है इसे, क्या बोला जाता है, इंडिया का नेशनल क्लब, इंडिया का नेशनल क्लब बोला जाता है। और इसको एशिया में सबसे पुराना क्लब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एशिया का, एशियाज़ ओल्डेस्ट क्लब बोला जाता है इसको, इतना याद रखना। अगली बात आती है, बस 2016 में निम्नलिखित किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी। तो ये भी क्वेश्चन वही है, करंट रिलेटेड है, तो ताइवान इसका करेक्ट आंसर था उस टाइम पे। और ये डीपीपी पार्टी की थी, डीपीपी पार्टी का फुल फॉर्म था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और इस टाइम पे जो थी वो साई इंग बेंग, अब नाम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस सवाल को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला है 2016 के फ्रेंच ओपन का प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता। 2016 का पूछा है तो ये तो अननेसेसरी होगा हमारे लिए, तो हम याद करेंगे 2022 में कौन कौन से हो गए अभी। तो आपको पता है इनका सीक्वेंस होता है, जो भी किस में होते हैं, सबसे पहली बात तो किस खेल में होते हैं याद आपको पता होना चाहिए। तो ये होते हैं टेनिस में, ठीक है, टेनिस में होते हैं। अब टेनिस में सबसे पहले 4 ओपन चलते हैं, जिनको पहले को होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन, विंबलडन के बाद होता है यूएस ओपन। तो एक क्रम से चारों चलते हैं, सबसे पहले होगा शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो अभी तक कौन कौन से हुए हैं, अभी केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2022 में, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स होता है, वुमेन सिंगल्स होता है, मेंस डबल्स होता है, वुमेन्स डबल्स होता है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो केवल मेंस सिंगल्स पूछा जाता है, वुमेन सिंगल पूछा जाता है, उन लोगों की कंट्री पूछी जाती है, इतना पूछा जाता है। तो मेंस में और वुमेन्स में कौन जीता, तो मेंस सिंगल्स जो जीता है वो जीता है अपने जोकोविच, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, कहाँ के हैं, सॉरी नोवाक जोकोविच इसके
फ्रेंच ओपन 2016 का जो था फ्रेंच ओपन वो जीता था नोवाक जोकोविच ने, और जो अभी जीता है 2022 का वो जीता है हमारे राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ के? स्पेनिश प्लेयर हैं, स्पेन के हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं राफेल नडाल, और इनने टोटल 21 बार जीते हैं। 21 बार क्या जीता है? ये सारे नहीं, इन सारे को मिला के 21 बार जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस 21 पदक जीत चुके हैं। और इनने जो अभी जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इनने, ठीक है। और एक कहाँ के? स्पेनिश हैं। वुमेंस में जिसने जीता है वो है एशले बार्टी। कौन? एशले बार्टी। और एशले बार्टी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो होता कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन ओपन है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया की ये लड़की ने जीता है, एशले बार्टी ने, ठीक है, इतना याद रखना। अगला है मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता है, वे एक थे। तो ये क्या थे? एक बॉडी बिल्डर थे, मतलब छोटे से नाटे से कद के। इनकी जो हाइट थी वो केवल 4 फीट और 11 इंच। कितनी हाइट थी? 4 फीट और 11 इंच, इतनी हाइट थी, इतनी हाइट से खेलते थे। इनका टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं 1912 से 2016। 2016 में डेथ हुई और इनने तभी पूछ लिया। तो इतना इस बात से क्या समझ में आता है कि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिसेंटली चर्चा में रहे हैं, अगर करंट के सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल है रंजीत सब्वन एवं बहादुर सब्वन क्या है? तो ये क्या है? आपको पता है कि जो फसलें होती हैं उनकी नई नई किस्में आती रहती हैं, तो ये फसलों की किस्मों को इस टाइप के नाम दिए जाते हैं। तो ये जो थी, ये धान की 2 नई किस्में आई थी उस समय पे, रंजीत सब्वन एवं बहादुर सब्वन, ये दोनों धान की 2 नई किस्में थी, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं आप। अभी जो नई चल रही है लेटेस्ट धान की किस्म, उसका नाम है DRR धान। DRR धान, इसमें 53, फिर DRR धान 54, DRR धान 55, ऐसे करके 56 तक हैं, ठीक है। ये नई आई हैं DRR धान करके अभी। और इनमें जो पुरानी धान की किस्में थी उसमें था हंसा, हंसा के अलावा नाम आप रख सकते हैं याद, पूषा, ठीक है, हंसा, पूषा। पूषा में भी बहुत सारी चलती हैं, तो पूषा RH10, पूषा RH10 है, वो धान की है। पूषा हो सकता है किसी और की भी हो, इसलिए मिक्स हो सकते हैं। गेहूं की 2 नई किस्में, तो इसमें याद रखना है आपको गेहूं की कौन कौन सी हो सकती हैं। पूषा सिंधु जो नई चल रही हैं, एक थी राज 307, एक है मैकरानी, ये गेहूं की हैं, इस साइड वाली ये गेहूं की हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी ये सब आपको अभी MPPSC के लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और वो जब आपको बताए जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसकी मिलने वाली है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब तब तक इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपसे क्या क्या पूछा जाना है एग्जाम में, ठीक है। मई 2016 में रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? फिलीपींस के हुए थे 2016 में। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? अपन इसी को याद कर लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। मनीला। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको सिटी। स्विट्जरलैंड की क्या है? वर्ण। थाईलैंड की क्या है, जो सभी को जाने की बहुत ख्वाहिश रहती है? बैंकॉक, ठीक है। तो थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। अगला सवाल है 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई? तो सीएम को शपथ कौन दिलाता है? वहाँ का राज्यपाल दिलाता है। तो वहाँ का राज्यपाल उस टाइम पे जो होगा उसी ने दिलाई होगी, ठीक है। तो किसने दिलाई थी? केसरीनाथ त्रिपाठी ने, जो उस समय वहाँ के राज्यपाल थे। तो बस केसरीनाथ त्रिपाठी ने दिलाई थी। वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में जो सीएम है वो तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी ही वर्तमान में सेम है, सीएम ममता दीदी बोलते हैं इनको वहाँ पे। और जो सीएम के अलावा जो गवर्नर है वहाँ पे वर्तमान में वो कौन से हैं? वो हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ है वहाँ पे, वो अभी वर्तमान में गवर्नर है। अगला सवाल है स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जो था वो था उस समय पे हिमाचल प्रदेश, इसने चालू किया था। और किस लिए? पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पज, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया था। अगला सवाल है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी में किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई? तो जो पहली बार सरकार बनाई थी राजस्थान में, आपको पता है हर एक साल में चेंज होती रहती। केरल में बीजेपी कभी पहुंचती नहीं है। उड़ीसा में भी क्या है कि बना भी लेती है, नहीं भी, पहले भी चल रहा था। राजस्थान में हर एक साल चेंज ही, हर पंचवर्षीय में चेंज होती है। असम है, वहाँ पे पहली बार बनाई थी इनने 2016 में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। असम की कैपिटल क्या है ये आप बताना है, दिसपुर होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और असम की बात की जाए तो असम में जो अभी गवर्नर हैं वो कौन से हैं? तो जगदीश, कौन है? जगदीश और मुकली, जगदीश मुकली, इनका ये नाम है, जगदीश मुकली, ठीक है। और जो सीएम है अभी वर्तमान में असम में वो कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा जी पहुंचा दिए। बताओ, असम में शर्मा जी पहुंचा दिए। यही तो भाजपा की कूटनीति है, कुछ भी मान लीजिए, चाणक्य नीति। हेमंत बिश्वा शर्मा और जगदीश मुखी। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं अपने मध्य प्रदेश के हैं, बहुत ही फेमस हैं। कहाँ के? इन होशंगाबाद के थे। क्या थे? कवि, प्लस इनके जो थॉट थे वो गांधीवादी थे। कैसे थॉट थे? गांधीवादी, गांधी जी को बहुत, तो कवि और गांधीवादी, होशंगाबाद के थे।
और इनके बारे में एक दो चीज़ें और याद रख सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्रा, इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो कुछ हम इंपॉर्टेंट रचनाएं यहीं पे देख लेते हैं। तो जो गांधी पंचसती है, क्या नाम है, गांधी पंचसती, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है वो है गीत फरोश। इसके अलावा चकित हैं दुख, चकित हैं दुख, तो ये इनकी प्रमुख हैं। और एक और है बहुत फेमस, सन्नाटा। सन्नाटा वो गांव वाला सन्नाटा नहीं कि रायता आप मंगा लो, सन्नाटा, सन्नाटा ही है प्रॉपर। अगला है सुनील लांबा। सुनील लांबा हैं, तो सुनील लांबा उस समय पे थे, अब तो नहीं है। तो सुनील लांबा क्या थे, भारत के 23वें नौसेना प्रमुख थे, अब नहीं है। अब वर्तमान में सेना प्रमुखों की बात कर लेते हैं। वर्तमान में मतलब नाउ, करंट एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। पेन चलना बंद कर देता है, बताओ। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लगता है लाइक नहीं करोगे तो पेन भी नहीं चलता। नाउ, तो भारत के 23वें सेना प्रमुख थे। वर्तमान में बात की जाए तो जो थल सेना होती है, हमारी स्थल सेना होती है, उसके कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है नाम, मनोज मुकुंद नरवणे। थल के बाद हम बात करते हैं किसकी, वायु की। तो वायु में जो हमारे हैं वो हैं एयर, मतलब कौन से, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ठीक है। वायु की बात की जाए, नेवल या नौसेना, तो नौसेना के कौन है हमारे, राधा कृष्णन। एडमिरल कौन है, राधा कृष्णन हरि कुमार, इनका पूरा नाम है राधा कृष्णन हरि कुमार, ठीक है। तो ये तीन लोग हैं, मनोज मुकुंद नरवणे थल के, वायु के कौन है, विवेक राम चौधरी और राधा कृष्णन हरि कुमार, ये हमारे नेवल के हो गए। अब बात करते हैं, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 73 नंबर का। जून 2016 में इनमें से किससे विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसका जो आंसर है, अध्यक्ष चुने गए थे अपने सुनील भारती मित्तल 2016 में, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, वो कहाँ पे है, पेरिस। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस या फ्रेंच। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1919 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया था। और ये फ्री ट्रेड के लिए बनाया गया था, किसके लिए, मुक्त व्यापार के लिए, फ्री ट्रेड के लिए बनाया गया था। और जो निजी उद्यम होता है उसके लिए बनाया गया था, निजी उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए। अगला सवाल है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ कलकत्ता या कैलकटा, कुछ भी बोल सकते हैं, बैंक ऑफ कैलकटा था। ये कब था, 1806 में। 1806 से 3 साल भी नहीं हुए थे और इसका पुनर्गठन कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल में। किसमें, बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल में कर दिया तो 1809 में हो गया, 3 साल बाद ही कर दिया था, चैन ही नहीं था अंग्रेज़ों को। तो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों को मिला के फिर क्या बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये किसको मिला के, 3 था उस टाइम पे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था 1921 में। अब तब भी चैन नहीं था, तो बाद में इन्होंने क्या किया, ये 1955 में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ही बना दिया, ठीक है। इतना याद रखना। आरबीआई का पूछ लिया जाए अगर गलती से, एमपीपीएस से गलती हो भी जाती है, क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, सब हो जाता है। तो इसका आरबीआई का 1926 में, हिल्टन यंग नाम था उनका, तो यंग याद रख सकते हैं। 1926 में यंग की अनुशंसा पे 1935 में आरबीआई की स्थापना करी गई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो नाम मिलता है वो मिलाता है ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर मिलते हैं, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर वो कौन मिलते हैं, वो मिलते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन मिलते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको इसमें याद रखें। अगला सवाल है, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वीएस बस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो भैया बहुत पुराना सवाल है, बता देते हैं, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए थे उस टाइम पे, ठीक है, अध्यक्ष चुने गए थे यूपीएससी के। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में बात की जाए प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो वो है हमारे प्रदीप कुमार जोशी। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी, ये हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है। वो वर्तमान में 7 मेंबर सदस्य हैं, इसमें 7 मेंबर हैं अलग से, ठीक है। यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अक्टूबर 1926 को, किसके, कॉर्नवालिस ने सबसे पहले इसको चालू किया था। और जो रॉस बारकर थे, कौन था, रॉस बारकर, तो जो हमारे रॉस बारकर थे 1 अक्टूबर 1926 को ये चेयरमैन बने थे पहले, रॉस बारकर, इतना याद रखना। और यूपीएससी का उल्लेख किस में मिलता है, तो आर्टिकल 315, वो वैसे तो आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीएससीज ही हैं, तो आर्टिकल 315 है, उसमें यूपीएससी मेनली है, बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है अभी। अगला सवाल पे हम आते हैं, तो अगला सवाल हमारा बात करता है 70 नंबर का, कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में किस देश की यात्रा की थी, तो गए थे चाइना, पड़ोसी देश में चले गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट चाइना का कौन है वर्तमान में,
प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग, या जी जिनपिंग पढ़ते हैं या सी जिनपिंग। और जो यहाँ का प्रेसिडेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर मान लो अपन को, ये है ली केकियांग, ठीक है, ली केकियांग और सी जिनपिंग, XI लिखा है, सी जिनपिंग पढ़ते हैं इसको, सी जिनपिंग और ली केकियांग। ये लोग इतना याद रखना है, हमारा पड़ोसी देश है। जापान आपको पता ही है कि जापान काफ़ी रसिया है, तो जापान इसके पहले से फैला हुआ है। और जापान 4 भागों में बटा है और 4 द्वीप समूह में इसके नाम है। तो सबसे पहले इसका जो नाम मिलता है वो होकाइडो मिलता है, होकाइडो, ठीक है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर होन्शु मिलता है, फिर शिकोकू मिलता है, फिर क्यूशु मिलता है, क्यूशु, ठीक है। तो ये 4 को मिला के जापान बनता है और एक क्रम है, सबसे ऊपर होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस है यूरोप में, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला है सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर इवान डॉडेड, तो इतना याद रखना है। अब इवान डॉडेड सानिया मिर्जा के साथ खेलते हैं, इसका मतलब किससे रिलेटेड है? टेनिस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। टेनिस गेम में अब इनकी कंट्री भी याद रखनी है हमें कि ये किस कंट्री के हैं, तो ये क्रोएशिया के, ठीक है, क्रोएशिया के। इवान डॉडेड कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। अगला बात है 78 नंबर के। 78 नंबर में हमसे पूछा गया है, 78 कहाँ गया हमारा? 78 नंबर पे है सोहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ, ठीक है, जून 2016 में लंदन में हुआ। अब इतना पुराना पूछा है, इनका जो करेक्ट आंसर है वो है मंत्राज फॉर सक्सेस। सोहेल सेठ की पुस्तक का नाम क्या है? मंत्राज फॉर सक्सेस। जो डार्क हॉर्स है वो नीलोत्पल मडाल की है, किसकी? नीलोत्पल मडाल की है। नीलोत्पल मडाल कौन है? इनने यूपीएससी में जो सी सेट था उसके खिलाफ 2013 में मुखर्जी नगर में धरना दिया था। फिर इनने बुक लिखी थी 2-3 बुक, उसमें से एक डार्क हॉर्स है। विंग्स ऑफ फायर आपको पता ही है, एपीजे अब्दुल कलाम की है, साइंटिस्ट, महान, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट टीचर, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मसीहा किसकी है? तो मसीहा खलील जिब्रान की है, इनका याद नाम रखना, खलील और जिब्रान, खलील जिब्रान की है, ठीक है। इन तीनों के नाम याद रखना, मंत्राज फॉर सक्सेस, सोहेल सेठ। अगला है वो 79 नंबर का सवाल, उसमें पूछा गया खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया? तो उसका नाम था पैरेट लेडी। क्या नाम था? पैरेट लेडी, ठीक है। 900 साल पुरानी, कितने? 900 साल पुरानी थी। और यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के तहत सौंपी जाती हैं ऐसी चीज़ें। यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के तहत ये चीज़ें सौंपी जाती हैं, ठीक है। खजुराहो आपको पता है, खजुराहो किस लिए जाना जाता है? हिंदू जैनिज्म के मंदिर हैं यहाँ पे, हिंदू और जैन, ठीक है, इन दो के मंदिर हैं यहाँ पे। नागर स्टाइल है यहाँ के मंदिरों का, जो स्टाइल है वो नागर है। नागर के अलावा यहाँ पे जो डायनेस्टी थी वो चंदेला डायनेस्टी थी, 950 से 1050 ईडी तक यहाँ पे मेनली इनने रहा था यहाँ का, ठीक है। और खजुराहो को जो क्या बोलते हैं, यूनेस्को ने जिस साइट में शामिल किया था वो कब किया था? 1986 में खजुराहो को विश्व की धरातल, मतलब विश्व की विरासत स्थल में शामिल किया था 1986 में, ठीक है। अब खजुराहो में एक चीज़ जो आपसे हमेशा खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो खजुराहो से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सी दिशा है जिसमें खजुराहो में मंदिर स्थापित नहीं किए गए? तो जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें है, ईस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है, वेस्ट में मिलेंगे और साउथ में मिलेंगे। यहाँ पे ए वाली डायरेक्शन गायब है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कोई मंदिर नहीं है, वेस्ट में है, ईस्ट में, साउथ में है। और जो यहाँ पे पहले कितने 85 मंदिर हुआ करते थे वो अब केवल 25 मंदिर यहाँ पे बचे हैं जो कि दिखते हैं, बाकी तो सब गायब हो ही चुके हैं, ठीक है। अब इन सारी दिशाओं में कौन कौन से मंदिर हैं आपको सर्च करना है। अगली बात आती है कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूतम है ये कालिदास का खंड काव्य है, ठीक है। कुमार संभवम इनका महाकाव्य है। और जो ऋतुसंहार इनका खंड काव्य है, खंड काव्य, ठीक है, इतना याद रखना। उत्तर रामचरित जो है वो किसकी है? उत्तर रामचरित है वो भवभूति की है। और ये क्या है? संस्कृत नाटक है, ठीक है। उत्तर रामचरित संस्कृत नाटक है। मेघदूतम ऋतुसंहार ये दो क्या हो गए? खंड काव्य हो गए। तो जो कालिदास हैं इनके दो हैं खंड काव्य के अलावा कैसे खंड काव्य इनके जो महाकाव्य हैं वो भी महाकाव्य भी इनके कितने हैं? 2। तो महाकाव्य में एक तो कुमार संभवम हो गया, एक कुमार संभवम के अलावा एक महाकाव्य इनका कौन सा है? वो है रघुवंशम। अब इनका क्या रह गया? खंड काव्य हो गया, महाकाव्य हो गया। अब इनका जो रह जाता है वो रह जाते हैं कालिदास के नाटक। तो कालिदास के 3 नाटक देखने को मिलते हैं। तो पहला मिलता है वो मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा मिलता है वो मिलता है विक्रम और वशीयम। अगला जो मिलता है वो मिलता है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये इनके 3 नाटक हैं
दो खंड काव्य हैं, एक ऋतु संहार एक मेघदूत। तो जो भी वर्षा से संबंधित देखें, मेघ मतलब बारिश आ गई, ऋतु मतलब बारिश, वो खंड काव्य हो गए, ठीक है। और जिसमें दो कैरेक्टर मिले, जैसे अभिज्ञान और शकुंतला, ये दो लोग मिल गए। विक्रम और उर्वशी, ये दो लोग मिल गए। अब मालविकाग्नि और अग्निमित्रम, अग्निमित्र और मालविका, इसमें दो कैरेक्टर मिल गए, तो ये नाटक हो गए। तो जिसमें दो कैरेक्टर मिल गए वो नाटक हो गए। मेघदूत और ऋतु संहार एक खंड काव्य हो गए, एक छोटे से खंड का वर्णन करना, तो ये ऋतु से संबंधित। कुमार संभवम उत्तर रामचरितम, ये दोनों क्या हो गए, अब बचे महाकाव्य हो गए, ऐसे याद कर लेना। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है, कालिदास को, शेक्सपियर, हिंदी में लिख देते हैं भैया, शेक्सपियर, ठीक है। भारत के शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला जाता है। अगला सवाल है वो है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो माधव संगीत महाविद्यालय है ग्वालियर में। ग्वालियर में आपको पता है संगीत घराना बहुत पहले से ही रहा है ग्वालियर। मान सिंह तोमर जो थे उनने संगीत शाला स्थापित की थी, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारे हैं। माधव संगीत महाविद्यालय है, जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन सा, मान सिंह तोमर, तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला है वो, अगला हमसे पूछा गया है 82 नंबर पे, क्या पूछा गया है कि एक बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, दोनों शून्य होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ पे केवल निर्यात होते हैं मतलब वहाँ तो अर्थव्यवस्था आपकी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, तो वो तो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हो सकते। घाटा वित्तीयन होता है तो यहाँ पे घाटा भी नहीं होगा। बंद अर्थव्यवस्था है तो ना तो घाटा होगा ना फायदा होगा। मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित, नियंत्रित कैसे होगी भैया, जब कुछ होगा ही नहीं तो नियंत्रित क्या करोगे, तो ना निर्यात और ना आयात। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की 12 से 17 रखी गई है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो बात करते हैं पहले की। तो पहली कब से कब तक चली थी, तो 1951 से 1951 से कब तक चली थी, 1956 तक, 56 तक, ठीक है। 51 से 56 चली थी, ये पहली थी। अब दूसरी की बात की जाए तो दूसरी कब से चली थी, तो 1956 से कब तक चली थी, 61 तक। तीसरी की बात की जाए तो ये 1961 से कब तक चली होगी, 1966 तक। अब 66 के बाद 1966 से लेकर 1969 तक, ये क्या था, 3 साल यहाँ पे 3 ईयर, इनको बोला जाता है प्लान हॉलीडेज़, इनको बोला जाता है प्लान हॉलीडेज़, मतलब वार्षिक अवकाश यहाँ पे रहते 3 साल तक, क्योंकि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं रही थी। अब चौथी की बात की जाए तो चौथी की बात आप करेंगे तो ये था 1969 से 74। फिफ्थ की बात करेंगे तो ये रहा 1974 से 78। अब 78 से लेके 80 तक, इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान। यहाँ भी 2 साल गए, 2 ईयर्स, यहाँ पे गलत है, 2 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, छठवीं चालू हो गई। छठवीं कब चालू होगी, तो 1980 से 85। सातवीं चालू होगी 1985 से 1990, ठीक है। अब 1990 के बाद क्या हुआ, 1990, अब 7वीं तक तो आ गए। अब 1990 से लेके 92 तक, इसको बोलते हैं एनुअल प्लान, मतलब वार्षिक प्लान बने यहाँ पे। तो यहाँ भी 2 साल गए, तो 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए और 3 यहाँ गए, 3 2 5 2 7 साल चले गए पूरे अभी तक, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने साल बीच में गायब रहे, तो 7 साल आप बता सकते हो उसका जवाब। अब इसकी बात करते हैं तो बात आती है अपना किसकी, 8 नंबर पे। 8 नंबर का था वो था 92 से 97, ठीक है। 8 के बाद बात करते हैं 9 की। तो 9 अपना कब से कब रहा होगा, 1997 से 2002, पेन कहाँ गया 10वें की बात करते हैं तो ये कब रहा होगा, 2002 से 2007। 11वें की बात करते हैं तो 2007 से 2012। 12वें की बात करते हैं 2012 से 2017। अब लेकिन 2017 के बाद क्या है, तो गवर्नमेंट ने भी नहीं बता रखा था। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को तो नीति आयोग ने ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद हुआ क्या, ये समझना है आपको। तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने चालू किया कि 2017 से लेके जो 20 का टाइम होगा, सबसे पहले 3 साल जो होंगे, तो इसको बोला 3 ईयर एक्शन प्लान। क्या बोला, 3 ईयर एक्शन प्लान। तो अभी 3 साल 3 ईयर एक्शन प्लान तो हो गए ख़त्म 2020 में। तो नीति आयोग ने उसका भी हल निकाला। तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो 15 ईयर है इसको निकालेंगे विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में। क्या, 15 ईयर का हम रखेंगे विज़न डॉक्यूमेंट। मतलब इनने सीधी सी बात है 2030 तक का सोच के रखा। कहाँ तक का, 2030 तक का। इन्होंने बोला कि 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट, और जो 7 ईयर का होगा, 7 साल का होगा, वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रैटेजिक, इनका स्ट्रैटेजी,
ठीक है। स्ट्रैटेजी प्रोग्राम मान सकते हैं आप, स्ट्रैटेजी प्रोग्राम 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट, और 2017 से 20 तक क्या रहा 3 ईयर एक्शन प्लान। और इन्होंने बोला कि जो 3 ईयर एक्शन प्लान है वो इन दोनों में इंक्लूडेड है, मतलब 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट और 7 ईयर का स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। तो ये 2015 से लेकर 30 तक का कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें 3 ईयर एक्शन प्लान को इसमें इंक्लूड कर दिया है इनने, ठीक है। वर्तमान में अगर CEO पूछे जाए नीति आयोग के तो वो है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को बना था, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पे फिर से। इसमें इंडिया विज़न 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इंडिया विज़न 2020 वो अब्दुल कलाम वाला नहीं है ये वाला, उनके अलावा भी किसी ने सपना देखा था। तो उनके अलावा जिसने से देखा था वो सपना किसने देखा था? SP गुप्ता कमेटी ने, SP गुप्ता समिति थे। 2003 की बात है इनकी, 2003 की बात है, ठीक है। इनका नाम था श्याम प्रसाद गुप्ता समिति, इंडिया विज़न 2020। APJ कलाम के बारे में आप जानते होंगे, इनने मसौदा दिया था, ड्राफ्ट तैयार किया था इंडिया विज़न 2020। मतलब वो चाहते थे कि 2020 तक जो इंडिया है वो क्या हो, वो विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए, मतलब विकसित हो जाए हमारी कंट्री, ठीक है। जो पंथ समिति है वो रिलेटेड किससे है? डिजास्टर मैनेजमेंट से, डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाओं से। जो मल्होत्रा कमेटी है वो है इंश्योरेंस सेक्टर से, बीमा से, ठीक है। नरसिम्हा समिति है वो है किससे? बैंकिंग रिफॉर्म से, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। इतना याद रखना है आपको कमेटी और किससे रिलेटेड है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 बिल्कुल हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से रिलेटेड बिल्कुल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, 5 जोड़ दोगे तो 1997, ये भी सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है ओजोन लेयर से संबंधित, तो ये कार्बन व्यापार यहाँ का गलत हो गया, तो ये वाला इसका अलग हो गया इसमें से आंसर, ठीक है। तो इसकी भी हम कुछ डिटेल अलग से देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे हम इसकी डिटेल, इस पेज को भी छोड़ ही देते हैं, इस पेज पे देखते हैं। तो इसकी जो डिटेल है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट और कॉन्फ्रेंस हुई थी 1979 में, ठीक है, 1979। इसके बाद जो फर्स्ट अर्थ समिट मिलती है, क्या मिलता है? फर्स्ट अर्थ समिट, तो ये हुई थी 1992 में, और इसको क्या बोलते हैं? रियो समिट बोलते हैं, क्योंकि ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। और अर्थ समिट +5 है 1997, वो बता दिया। जो 1987 मॉन्ट्रियल कब आया था? मॉन्ट्रियल आया था 1987 में, और किससे रिलेटेड है? ओजोन प्रोटेक्शन से, ओजोन लेयर के संरक्षण से, ठीक है। 1997 में एक आया था क्योटो, KYOTO, क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो था ग्रीन हाउस गैसेस से, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे रोका जाए, इसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, परफ्लोरोकार्बन होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, उनके एमिशन को कैसे रोका जाए, ठीक है। इसके लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने पेपर पे। इसमें है अगला सवाल 86 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की पूरी डिटेल हम आपको पहले दे चुके हैं, तो आपके लिए आसान हो सकता है। कौन सा कथन सही है? सही बताना है केवल, या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, या किसी देश के केंद्रीय बैंक। भाई उसी को करेगा जो इसका सदस्य बनेगा, तब तो ये सदस्यता देता है, नहीं तो क्यों देगा। तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। IMF का हम आपको डिटेल पहले ही पुराने वीडियो में दे चुके हैं। पुराने वीडियो कहने का मेरा तात्पर्य नहीं होता कि मैं आप चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके देखें, इसका मतलब ये है कि आप ये बात समझें कि पुराने पेपर में भी ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को हुई थी IMF की, ठीक है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें बोलते हैं IMF वर्ल्ड बैंक को, 27 दिसंबर 1945, और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है, आर्थिक तकनीकी सहायता देती है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने और सुगम करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? IMF करता है। और IMF का 190 कंट्री मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट कंट्री है, ये कौन था? एंडोरा, ठीक है। एंडोरा यूरोप में पड़ता है। अगला बात आता है अगले सवाल की कि 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय, अभी 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका तो सीधा आंसर मार दो कि राहुल थे मैन ऑफ द सीरीज। अगली 88 की IPL 9 का फाइनल मैच राज्य की किस श्रेणी में? अब ये भी पुराना सवाल हो गया, तो इसमें कर्नाटका था। टोटल IPL कितने हो चुके हैं? 14 हो चुके हैं। 14 में से आपको पता है कि 5 कौन जीता है? मुंबई जीता है। 4 कौन जीता है? चेन्नई जीता है। तो एक तरफा तो ये नहीं करा है। चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन रहे हैं और मुंबई में रोहित शर्मा रहे हैं, दोनों इंडिया के हैं, ठीक है। और IPL 14 तक हो चुके हैं, और IPL 15 हमारा 2022 में चालू होगा, तो इतना याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला कब हुआ था IPL? पहला हुआ था 2008 में, ये फर्स्ट था IPL। अगला सवाल है 89 नंबर का
इसमें पूछा गया रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था। इसमें पूछा गया रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, और ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से, शाजापुर, इसलिए इनके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनकी और चीज़ों के नाम याद रखना है आपको, तो उनमें नाम रखना है उर्मिला। उर्मिला क्या है, इनका महाकाव्य। इसके अलावा इनका जो याद रखना है वो रखना है याद प्राणार्पण। प्राणार्पण क्या है, खंड काव्य। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, कुमकुम हो गया, अपलक हो गया, एक रश्मि रेखा तो पूछ ही चुके हैं, एक क्वासी हो गया, एक हो गया हम बिस्पाई जन्म के। ये तो एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद थोड़ा सा एलिमिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी है, ठीक है। इसके बाद इसमें 2-3 नाम और दिए गए हैं। गजानन माधव मुक्तिबाद का नाम दिया गया है, इनके लिए बहुत फेमस है एक चांद का मुरटेड़ा। और इस रचनाओं को आप पढ़ेंगे ना तो फ़ैन हो जाएंगे, इतनी अच्छी रचनाएं हैं। तार सप्तक, ठीक है। और इसके बाद हरिशंकर परसाई साहब हैं, इनकी जो बहुत फेमस हैं उसमें से एक तट की खोज, एक इनकी बोलती रेखाएं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी है एक बहुत फेमस रानी नागफनी की कहानी। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र की बात की जाए तो ये इनकी जो बहुत फेमस है भवानी प्रसाद मिश्र की, उसमें है गांधी पंचसती। इसके अलावा है एक गीत फरोश, इनकी हम पहले भी बता चुके हैं, इसी वाले लेक्चर में भी पहले बता चुके हैं। एक सन्नाटा बताया था जो हमने कि वो रायता वाला नहीं है, फैलाना मत। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था झाबुआ में, लेकिन फिर झाबुआ से अलीराजपुर हो गया अलग, तो अब वर्तमान में किस में हो गया, अलीराजपुर में, ठीक है। तो इसमें से इनको याद रखना कि जब 17 मई 2008 को क्या बना था, झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर, तो ये 2008 से कहाँ पे हो गए, अलीराजपुर के कहलाने लगे अब, ठीक है। और ये 49वें नंबर का बना था अलीराजपुर जो था। फिर 50वें नंबर का कौन बना था, आगरमालवा। 51वें नंबर का कौन बना था, निवाड़ी। 91वां क्वेश्चन है वो नीचे ही है, 91 कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। तो उपेंद्र, मुंज और बुधियादित्य, ये तीनों परमार वंश के शासक थे, ठीक है। जो गांगेय देव थे ये थे कलचुरी के, कलचुरी वंश के, ठीक है। वहाँ के तीनों मालवा के परवार थे, तीनों कहाँ के थे, मालवा के थे। राजा भोज और गांगेय देव, इनका किसके साथ मिलता है, राजा भोज के साथ युद्ध मिलता है, राजा भोज वर्सेस गांगेय देव। तो इसमें क्या हुआ, गांगेय देव जी हार गए, लॉस हो गया। फिर गांगेय देव ने किसको, चंदेला, जो चंदेला थे उनको हराया था इनने, चंदेला से बॉन हो गए थे, जीत गए थे, ठीक है, नहीं याद रखना। अगला है 92 नंबर का। तो 92 में पूछा गया है धंगदेव किस वंश का शासक था। तो धंगदेव ये हमारे जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, जेजाग भुक्ति, ठीक है, इतना याद रखना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति। और खजुराहो का पूछा जाए तो खजूर बाहक, जेजाग भुक्ति के चंदेल, ठीक है। चंदेल कौन थे, चंदेल प्रतिहार जो राजा थे उनके सामंत थे चंदेल, ठीक है। 950 से 1050 तक ये मेनली रहे, 950 से 1007 तक धंगदेव रहे, 950 से 1007 तक धंगदेव का टाइम माना जाता है। और धंगदेव के समय ही प्रतिहार से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। और इनके जो बहुत ही फेमस मंदिर बनवाए हैं धंगदेव ने, इसमें था एक पार्श्वनाथ और एक विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ टेम्पल है, टेम्पल है, दोनों टेम्पल इन्हीं ने बनवाए थे। मालवा के परमार, तो मालवा आपको पता ही है, महिष्मती के कलचुरी, तो महिष्मती बाहुबली याद ही आ जाते होंगे महिष्मती के, तो महिष्मती यहाँ पे कहीं पाया जाता था, ठीक है। महिष्मती के अलावा त्रिपुरी, जबलपुर, तो त्रिपुरी मतलब त्रिपुरा नहीं पहुँच जाना, त्रिपुरी का मतलब जबलपुर से है, जबलपुर के कलचुरी। बोला है हबीब तनवीर का जन्म मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था। तो हबीब तनवीर थे वो रायपुर से रिलेटेड, रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़। और हबीब तनवीर कौन थे, रंगकर्मी। तो अब रायपुर कैसे पहुँच गए, अब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, रायपुर में पहुँच गए हबीब तनवीर। और कौन थे, रंगकर्मी थे। और ये राज्यसभा सदस्य रहे एक बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है, मनोनीत सदस्य रहे ये राज्यसभा के हबीब तनवीर, और रंगकर्मी थे, क्या रहे, मनोनीत सदस्य। अगला है 94 का कि SC ST, अब जो भी एक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो हम बहुत जल्दी स्किप करेंगे क्योंकि उनका हमारे नए सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। SC ST एक्ट 1989 की किस धारा में विशेष न्यायालय, तो आर्टिकल धारा 14, 2018-19 में पूछा गया है, 14 ये। इसके बाद बात करते हैं अगला कि SC ST एक्ट 1989 के अंतर्गत अपराधों की जांच की रिपोर्ट कितने दिनों में सौंपना होगी। तो 30 दिन में सौंपना जरूरी होते हैं। इसके बाद 96 नंबर का है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो जो ऋग्वेद से संबंधित था वो था ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है वो है ऐतरेय। ऐतरेय का मतलब क्या, ऋषियों द्वारा गद्य में जो वेदों को दी गई सरल व्याख्या होता है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि जो ऋषि होते थे वो गद्य रूप में, गद्य मतलब पोयम टाइप नहीं, प्रोज टाइप, ठीक है, प्रोज मतलब गद्य होता है, पोयम मतलब पद्य होता है,
तो जो प्रोज टाइप होता था, कहानी टाइप, उसमें जो वेदों को दी गई व्याख्या थी, मतलब ईजिली व्याख्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में कौन सा मिलता था? ऐतरेय मिलता था, और कौन सा मिलता था? कौशितकी मिलता था। कौन सा? ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। अब जो यजुर्वेद था, तो यजुर्वेद में कौन कौन से मिले हैं? तो इसमें मिले हैं तैत्तिरीय, तैत्तिरीय के अलावा मिले हैं कृष्ण, कृष्ण के अलावा मिले हैं शतपथ, और शतपथ के अलावा मिला है शुक्ल। यजुर्वेद हो गया। फिर अब बात आती है सामवेद की। तो सामवेद में कौन कौन से थे? तो इसमें तांडव, पंचवेश, जैमिनी। अब एक बार पूछा है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे। अथर्ववेद में गौपथ, ठीक है। और ऐतरेय में होता क्या था? तो इसमें राज्याभिषेक होता था, ओषा और कुछ वैदिक कालीन राजाओं के वर्णन किए गए, बस इतना, कुछ और कुछ नहीं। लेकिन याद रखना कि कौन किस में था। सामवेद में कौन था? अथर्ववेद में गौपथ, बस है। सामवेद का इतना सारा है, तांडव, पंचवेश, जैमिनी, ठीक है। अगली बात आती है 97 नंबर के क्वेश्चन की। 97 नीचे ही है। 97 में पूछा गया है हमसे कि वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जीएसटी के लिए विजय केलकर सर को बनाया गया था। जो अहलूवालिया है, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, आपको पता ही होगा, सिविल सर्वेंट भी रहे थे और इकोनॉमिस्ट भी रहे थे। जो यूपीआई गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, ठीक है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। पहले प्लानिंग कमीशन था, वो नीति आयोग है, तो उसमें भी रह चुके हैं। जो नरसिंहम थे, इसका हम बता चुके हैं आपको कि बैंकिंग रिफॉर्म से था। किससे? बैंकिंग रिफॉर्म, नरसिंहम कमेटी जो थी, बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है। अरुण जेटली आपको पता ही होगा कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 98 नंबर के सवाल की। इसमें पूछा गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कहाँ जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A में। कहाँ पे? आर्टिकल 51A में और भाग 4A में, ठीक है। आर्टिकल 51A में और भाग 4A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। और जो अब क्या है, वर्तमान में पहले 10 थे, अब वर्तमान में हो गए 11। और 11 में क्या जोड़ा है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों को उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। उनके खान पान का ध्यान रखा जाए और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और ये कब जोड़ा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा। मतलब जो 11 में जोड़ा था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इतना याद रखना है आपको। 41वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी 1976 में, ये भी 76 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो रिटायरमेंट की एज थी, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थे, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो चेयरमैन और मेंबर थे उनकी एज बढ़ा के 60 से 62 कर दी गई थी। 60 से बढ़ा के क्या कर दी गई थी? 62। 26 जनवरी 1950 आपको पता है, जो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो रात मार्फत किया गया था, उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था। अगली बात करते हैं 99 नंबर की। इसमें है राज्य जो केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता होगा? आप सोच लो, इससे ऊपर क्या रहता होगा? भारत का संविधान ही है सबसे ऊपर, सबका बाप तो संविधान ही बैठा है, कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। अगर कोई इंटरप्रेटेट करता भी है इतना ज़्यादा, अगर मान लीजिए संसद इतना इंटरप्रेटेट करती भी है, तो उसको मूल ढांचा बता के उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए यहाँ पे बराबर हो जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू करता है? संविधान के थ्रू, भारत के संविधान से। अगला है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। किसमें एक दबाव समूह में आ जाता है। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? तो प्रेशर ग्रुप क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मजदूर संघ। तो मजदूर संघ जो हड़ताल करते रहते हैं, मजदूर संघ वो पूरे दबाव समूह होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये दबाव डालते हैं किसी के लिए। मजदूर संघ क्यों दबाव डालता है? कि जो काम का घंटे हैं वो कम किए जाएँ, मजदूरी बढ़ाई जाए, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएँ जहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये काम आज से नहीं चल रहा है, ये काम मतलब आज़ादी के पहले से ही चालू हो गया था। मान लीजिए जैसे कांग्रेस थी, तो कांग्रेस बनी, मान लीजिए कब बनी थी कांग्रेस? 80-85 में बन गई थी, ठीक है। कांग्रेस 80-85 में, तो कांग्रेस भी तो प्रेशर ग्रुप का ही काम कर रही थी। कांग्रेस क्या करती थी? गवर्नमेंट से बोलती रहती थी कि ये करवाओ वो करवाओ, हमें इस कार्यकारिणी परिषद में बैठना है, हमें इसमें इतने मेंबर लाने हैं अपने, तो ये प्रेशर बनाती थी, ठीक है। तो ये पहले ही चालू हो गया था। फिर 19th जो सेंचुरी, उसमें क्या हुआ कि कुछ श्रमिक संघ बन गए, ठीक है। श्रमिक संघ बन गए, जैसे एक बनाया था अखिल भारतीय किसान सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। और फर्स्टली जो जवाब दबाव समूह माना जाता है, कहाँ से ईजाद हुए थे? अमेरिका से ईजाद हुए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने 2019, 18 और 17 के सारे पेपर विथ प्रॉपर डिटेल में देख लिया है। इतना डिटेल में देख लिया है कि वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा, जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हमें याद हो गए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये मान के चलिए 2019, 18 और 17 का पेपर करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेशन में आ रहे हैं। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन लगा के जाएंगे और अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन को वहाँ एज पा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना मिस्टेक करके जाना चाहिए एग्ज़ाम देने। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इस चीज़ को
इस तरीके से लें कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सके। और आपको वीडियो देखना है, ना देखना नहीं देखना मत देखिए, आपको अगर कहीं पे और अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आप वहाँ से देखिए, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए कि जहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो सकें। ठीक है, तो कल होली है, तो होली की सभी को शुभकामनाएं। और आज इसी के साथ ही क्लास हमारा 2017 का पेपर भी ख़त्म होता है और हम ये क्लास आज ख़त्म करते हैं। बस कल मिलते हैं फिर।